In the last class, we discussed about the unit of rate and rate constant. Rate का unit concentration upon time और pressure upon time. K का unit concentration raised to 1 minus n and time raised to 1 minus 1, time raised to what minus 1. अगर n order है तो अलग अलग unit हम लोग निकाल सकते हैं. Now K की dependency. K depends on temperature, activation energy and catalyst. K का फॉर्मूला क्या होता है? रेट कांस्टेंट. K क्या रेट कांस्टेंट है? A आर्हेनियस कांस्टेंट है. प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर कहते हैं A को, कोलिजन फैक्टर कहते हैं, फ्रीक्वेंसी फैक्टर कहते हैं. और इस एक्सप्रेशन को K इक्वल टू A इंटू ई रेज टू माइनस ए बाई आर टी को आर्हेनियस इक्वेशन कहते हैं. एक्टिवेशन एनर्जी E. कैटलिस्ट का इफेक्ट क्या होगा हम बताएंगे. कैटलिस्ट क्या करता है? रेट ऑफ रिएक्शन स्पीड अप करता है. तो कैटलिस्ट कैसे करता होगा? एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है या ज्यादा कर देता है, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन कि कैसा कैटलिस्ट लिया आपने. तो जब हम कहते हैं कैटलिस्ट रेट को बढ़ा देता है, so that type of catalyst is positive catalyst, not negative catalyst. तो इन्होंने क्या किया? सिंपल, K इक्वल टू A इंटू, इक्वेशन याद कीजिए इसी क्लास का, E बाई आर टी. दोनों तरफ ln लिया, ln K इक्वल टू माइनस ए बाई आर टी इंटू 1 बाई टी प्लस ln A. दोनों तरफ क्या किया फिर हमने? इसके बाद क्या किया होगा? लॉग ले लिया होगा. लॉग ले लिया. 0.303 लॉग K इक्वल टू क्या होगा? माइनस ए बाई आर 1 अपॉन टी प्लस प्लस क्या होगा? 2.303 लॉग ए. और फिर 2.303 से डिवाइड कर दिया तो क्या फॉर्म हो गया आपका? log k इक्वल टू माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर इंटू 1 बाई टी प्लस log k. T1 टेम्परेचर पे K1, T2 टेम्परेचर पे K2, तो दो इक्वेशन बनेंगे. अगर T1 पे K1 पुट करेंगे और T2 पे K2 पुट करेंगे तो क्या बनेगा? log K2 माइनस ई अपॉन 2.303 R 1 अपॉन T1 प्लस log A. फिर log K2 की जगह पे K1 लिखिएगा माइनस ई अपॉन 2.303 R 1 अपॉन T1, यहाँ भी T2 प्लस log A. फिर दोनों को क्या कर लोगे? सब्ट्रैक्ट कर लोगे. सब्ट्रैक्ट करने से क्या आएगा? log E2 K2 अपॉन K1 इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R T2 माइनस T1 इंटू दिस. इसको ऐसे लिखते हैं लोग, E अपॉन 2.303 R. रिकॉल करो कि ऐसा इक्वेशन कहाँ था, उस इक्वेशन को कहते क्या था? सेम टू सेम इक्वेशन था केमिकल इक्विलिब्रियम में, वन टॉप इक्वेशन सेम टू सेम था पूरा. नाउ e रेज़ टू माइनस e आर टी का फॉर्मूला जो है उसमें, उस एक्सप्रेशन को डेफिनेटली e रेज़ टू माइनस e बाय आर टी क्या होगा? हमेशा फ्रैक्शन होगा until unless E क्या हो जाए? जीरो हो जाए. फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग काइनेटिक एनर्जी मोर देन इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी. तो ये वो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे कंटेनर में एक रिएक्शन हो रही है, मॉलिक्यूल्स उसमें कोलिजन्स हो रही है, तो उसमें वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसकी काइनेटिक एनर्जी एक्टिवेशन से क्या हो? ज्यादा हो या ऑलमोस्ट इक्वल. बस. तो K इक्वल टू A इंटू ई रेज़ टू माइनस E बाई आर टी है. टेम्परेचर बढ़ेंगे तो 1 बाई टी क्या होगी? कम. माइनस 1 बाई टी क्या होगी? ज्यादा. ई रेज़ टू माइनस E बाई आर टी क्या होगा? ज्यादा, बिकॉज माइनस 1 बाई टी ज्यादा हो रही है. E को हमने कांस्टेंट रखा तो K क्या होगी? ज्यादा. तो टेम्परेचर बढ़ने से रेट क्या हो रही है? बढ़ रही है. E कम हुआ तो माइनस E ज्यादा. तो ये जो कम हो रही है वो कम कौन करता है? पॉजिटिव कैटलिस्ट करता है. कोई भी कैटलिस्ट नहीं करता, पॉजिटिव कैटलिस्ट करता है. तो माइनस ए बाई आर टी बढ़ेंगे तो एक्सपोनेंशियल वाला टर्म भी बढ़ेगा और के भी क्या होगा? बढ़ेगा. रोल ऑफ कैटलिस्ट, यही रोल ऑफ कैटलिस्ट होती है.
यहाँ पे जो कैटलिस्ट लिया मैंने वो कौन सी कैटलिस्ट लिया? पॉजिटिव कैटलिस्ट। पॉजिटिव कैटलिस्ट रेट को बढ़ाता है, नेगेटिव कैटलिस्ट रेट को कम करता है। नेगेटिव कैटलिस्ट decreases the rate of reaction. Decreases the rate of reaction. तो पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस टाइम है। टीएस जो हाईएस्ट पीक होती है वो ट्रांजिशन स्टेट होती है, उसको बोलते हैं टीएस। मैं समझाऊंगा क्या होती है टीएस। टीएस एक्टिवेशन एनर्जी, जो हाइट होती है रिएक्टेंट से, जो टीएस की हाइट होती है उसको हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। रिएक्टेंट से जो टीएस की हाइट होती है, तो क्या करता है देखो, कैटलिस्ट उसी एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर कर देता है, तो हाइट को कम कर देता है। तो ये इन एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट रेट कांस्टेंट के, ई डैश इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, ई डैश एक्टिवेशन एनर्जी हो गया तो के आपका के डैश हो गया। तो दो इक्वेशन बनेंगे, आरएनएस इक्वेशन दो बनेंगे, एक के डैश पे बनेंगे, एक के पे बनेंगे, फिर दोनों को डिवाइड कर देंगे तो ये इक्वेशन आई, और फाइनली फिर लॉग के टर्म में ये आ जाएगा। इस पूरे सिचुएशन पे क्वेश्चन आएगा। तो आरएनएस इक्वेशन पे आपके पास क्वेश्चंस आएंगे। ये सारे फॉर्मूले दिमाग में सेट करिए। एक फॉर्मूला क्या था डिफरेंट टेम्परेचर पे, और एक फॉर्मूला क्या मिला डिफरेंट एक्टिवेशन एनर्जी पे। डिफरेंट एक्टिवेशन एनर्जी कब आएगी? जब आप डिफरेंट सिचुएशन में कैटलिस्ट यूज कर रहे होगा। नेक्स्ट टर्म है टेम्परेचर कोफिशिएंट। देयर आर टू टेम्परेचर कोफिशिएंट, वन इन केमिकल काइनेटिक्स, वन इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो फिलहाल हम केमिकल काइनेटिक्स का पढ़ रहे हैं। इट इज अ कंपैरिजन ऑफ रेट एट टू डिफरेंट टेम्परेचर डिफरिंग बाय 10 डिग्री सेल्सियस। तो रेट एट T+10 अपॉन रेट एट T डिग्री सेल्सियस का जो वैल्यू होता है उसी को हम बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो कंपैरिजन ही हो गई ना एक तरह का। यहाँ भी आपको क्या दे रहा है, यहाँ भी आप देखिए अलग अलग टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट अलग अलग है, उसकी कंपैरिजन है ना, उसकी कंपैरिजन है। समझ रहे हैं सब लोग? यस सर। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, अलग अलग टेम्परेचर पे रेट की कंपैरिजन है, बट यहाँ पे टेम्परेचर में जो डिफरेंस है दैट इज ओनली 10 डिग्री सेल्सियस। उसका नाम दे दिया हमने टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो रेट का जो रेशियो होता है वही रेट कांस्टेंट का रेशियो होता है। बहुत सिंपल है, ऐसा क्यों होगा? रेट इक्वल टू क्या होती है, के रिएक्टेंट रेज टू व्हाट, ऑर्डर। जब दो अलग अलग रेट होगी तो दो अलग अलग के होंगे, ये हमने अगर सेम रख लिया तो रेट का रेशियो शुड बी के का रेशियो। तो रेट एट T+10 अपॉन रेट ऑफ T डिग्री सेल्सियस इज के एट T+10 अपॉन के एट T डिग्री सेल्सियस, उन्हीं का। अगर कुछ मेंशन नहीं हो तो 2 to 3 के आसपास होती है। कौन सी वैल्यू लेंगे तो 2 हो जाती है मान लीजिए। इफ टेम्परेचर कोफिशिएंट इज नॉट मेंशन्ड और टू बी यूज्ड इट इज कंसीडर्ड एज 2। मतलब अगर T डिग्री सेल्सियस पे अगर रेट आपने R रखा और कुछ मेंशन नहीं है तो T+10 में रेट क्या हो जाएगी? 2R, डबल ना, मल्टीपल रेशियो है तो 2R हो जाएगी अगर मेंशन नहीं है तो। और मेंशन तो ठीक है। इफ टेम्परेचर इज नॉट मेंशन कंसीडर 25 एंड 35, तो 25 ले लेंगे और ये 35 ले लेंगे। डिफरेंस क्या है? 10 डिग्री सेल्सियस। अब ऐसी ग्राफ आपको पढ़ाई थी गैसियस स्टेट में, मैक्सवेल इक्वेशन बताया होगा मैंने आपको। स्टार्टिंग वाली ग्राफ डोमिनेटिंग क्या होती है? अलजेब्रिक। और बाद वाली ग्राफ में क्या डोमिनेटिंग होती है? एक्सपोनेंशियल। T1 पे ग्राफ है, T2 अगर T बढ़ाते हैं तो पीक कम हो जाती है और ग्राफ राइटवर्ड शिफ्ट होती है। सब पॉइंट मेंशन्ड है।
तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ग्राफ राइटवर्ड शिफ्ट होती है और पीक डाउनवर्ड होती है, बिकॉज एरिया अंडर कर्व टोटल क्या होती है, कांस्टेंट होती है। ठीक है, कोई Yes, डाउट? sir. और No, sir. एरिया कर्व क्या बताता है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स बताता है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स बताता है। अब इस ग्राफ को समझिए अच्छे से। जब T1 टेम्परेचर था और ये एक्स एक्सिस क्या है, काइनेटिक एनर्जी, तो इस पॉइंट, ग्रीन पॉइंट के बाद जो भी एरिया आएगी, एरिया अंडर कर्व, जैसे ब्लू वाला ग्राफ पे ध्यान देते हैं, तो ब्लू वाले ग्राफ का एरिया अंडर कर्व क्या होगा, ये वाला, ये के बाद। लेकिन पर्पल वाले का एरिया अंडर कर्व क्या होगा, ये पूरा होगा। तो किसका एरिया अंडर कर्व ज्यादा है, डेफिनेटली पर्पल वाले का। तो पर्पल वाले में ये इंडिकेशन मिल रही है कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो एरिया अंडर कर्व बढ़ जाता है। किसका बढ़ जाता है, तो जिस मॉलिक्यूल की एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, ज्यादा है। एक्टिवेशन एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी क्या है, ज्यादा है। ये पॉइंट एक्टिवेशन एनर्जी का है। इस पॉइंट के बाद जो भी काइनेटिक एनर्जी होगी वो एक्टिवेशन से क्या होगी, ज्यादा होगी। तो एरिया अंडर कर्व in the blue, area under curve for the blue curve will be what, less. Area under curve for the purple curve will be more, because T2 is higher than T1 और ये एक्टिवेशन एनर्जी है, इससे ज्यादा जिसकी काइनेटिक एनर्जी होगी मॉलिक्यूल्स की, वही रिएक्शन दिखाएगा। अगर केमिकल रिएक्शन हो रही है, उसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, दे आर रैंडमली कोलाइडिंग विद ईच अदर, तो दोज मॉलिक्यूल्स विल बी गिविंग द रिएक्शन व्हिच हैज हायर काइनेटिक एनर्जी, हायर देन एक्टिवेशन एनर्जी। मतलब ऑब्वियसली ये ग्राफ था ऊपर, यहाँ पे रिएक्टेंट था, यहाँ प्रोडक्ट था, ये हाइट थी एक्टिवेशन एनर्जी। तो यहाँ से यहाँ क्रॉस करेगा तभी तो प्रोडक्ट बनेगा। अगर वो यहीं पे आता है तो प्रोडक्ट कैसे बनेगा, उसको ये बैरियर क्रॉस करनी पड़ती है, इसको एनर्जी बैरियर कहते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी को एनर्जी बैरियर कहते हैं। अगर ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, उसको यहाँ से यहाँ जाना है, यहाँ से यहाँ तक तो जाना पड़ेगा उसको, तभी वो क्रॉस कर पाएगा। तो दिस बैरियर इज व्हाट, एक्टिवेशन एनर्जी। उससे ज्यादा होगा तो डेफिनेटली क्रॉस कर जाएगा, उससे कम रहेगा तो क्रॉस नहीं करेंगे। तो टेम्परेचर बढ़ाने से the molecules having activation energy increases, the number of molecules having activation energy increases, hence tendency to do reaction will be also what, more, hence rate of reaction क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होने का मतलब क्या है कि more and more molecules are participating in the reaction within the same time. तो when you increase the temperature, rate of reaction increases. Done? Clear है? Yes, sir. तो वही अब कंपैरिजन है बेटा, कि अगर T1 अगर हमने 25 लिया और T2 35 लिया, तो पर्पल का जो एरिया अंडर कर्व होगा पूरा और ब्लू का जो एरिया अंडर कर्व होगा, उसमें रेशियो क्या होगी, 2 का हो जाएगा। 2 का क्यों हो जाएगा, बिकॉज 10 डिग्री बढ़ाने से रेट ऑलमोस्ट क्या होती है, डबल हो जाती है। तो एरिया अंडर कर्व भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, क्योंकि एरिया अंडर कर्व रिप्रेजेंट्स व्हाट, number of molecules, fraction of molecules. It will depend on the number of molecules. If more and more number of molecules are participating in the reaction, the rate will increase. तो यहाँ पे कंपैरिजन के फॉर्म में दिया हुआ है, जो ग्रे कलर का दिया है वो पूरा दिया है, ये पूरा यही है। ठीक है, Arrhenius equation can be expressed in a different way for a reaction involving two reactants A and B. दो ही reactant है मान लो, तो K equal to PAB। AB का मतलब A और B के बीच में कोलिजन हो रही है, रिएक्शन हो रही है, ZAB डॉट E रेज़ टू माइनस A by RT। देखा जाए तो ये वाली इक्वेशन और आर्हेनियस इक्वेशन ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ ए का फर्क है। तो उन्होंने थोड़ा और इलेबोरेट किया है कि इसको इस तरह से लिख सकते हैं, पीएबी प्रोबेबिलिटी फैक्टर बोलते हैं इसको, और स्टेरिक फैक्टर कहते हैं। ए और बी के बीच में कोलिजन हो रही है, प्रॉपरली कोलिजन हो, मतलब अगर ए और बी आमने सामने से अटैक करे तो रिएक्शन होगी, पर किसी और डायरेक्शन में अटैक करेगा तो रिएक्शन नहीं हो पाएगी। तो मैं एग्जांपल से समझाऊंगा आपको क्लैरिटी के साथ कि व्हाट इज द प्रॉपर ओरिएंटेशन, बट इट इज रिलेटेड टू प्रॉपर ओरिएंटेशन। ZAB कोलिजन फ्रीक्वेंसी, ZAB होती है टोटल नंबर ऑफ बाइनरी कोलिजन्स
पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, ZAB कूलियन फ्रीक्वेंसी होती है। e raised to minus e by RT समझा चुका हूँ। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग काइनेटिक एनर्जी मोर देन इक्वल टू व्हाट, एक्टिवेशन एनर्जी। If rate of reaction depends only on reactants, then rate law for a balanced reaction becomes what? A raised to A, B raised to B. यहाँ पे A मत रखिए, X रखिए और Y रखिए। अब रिकॉल करना कि रेट लॉ जनरेट कैसे किया था हमने। रेट लॉ जनरेट कैसे किया था? रेट लॉ इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड एक्सप्रेशन, रेट इक्वल टू K A raised to X B raised to Y। कोफिशिएंट से कोई लेना देना नहीं। अगर वो लॉ ऑफ मास एक्शन फॉलो करता है तो A raised to A होगा, B raised to B होगा। अगर लॉ ऑफ मास एक्शन फॉलो नहीं करता तो नहीं होगा, कुछ भी हो सकता है, X Y Z W कुछ भी हो सकता है। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों पे डिपेंडेंट कर सकता है। पर अगर वो सिर्फ रिएक्टेंट पे डिपेंड करेगा तो इसको हटा देंगे। अगर हमारा रेट सिर्फ डिपेंड किस पे कर रहा है, रिएक्टेंट पे, तो हटा देंगे उसको। तो वही वहां पे मेंशन्ड है, if rate law depends only on the reactant for a balanced reaction A B B C C D, कोफिशिएंट से मतलब नहीं है, this A raised to X B raised to Y, तो X and Y will be order of reaction, or order of A, order of B, X plus Y will be order of reaction. Rate law for reaction is always written in terms of reactants, products or catalyst, but never in terms of concentration of intermediates. Intermediate के टर्म में नहीं लिखते। इंटरमीडिएट का मतलब हुआ कि जैसे मैंने कहा कि A से B बनने में कुछ और बीच में बना होगा और वो कंज्यूम हो गया होगा, which is neither reactant nor product, वो बस बीच में बना था और कंज्यूम भी हो गया, दैट इज इंटरमीडिएट। और भी डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन सॉल्व करिए सब लोग। अच्छा, फिर से रिकॉल कर लेते हैं। लास्ट क्लास में हमने ये क्वेश्चन पढ़े थे, याद है धीर? और क्वेश्चन भी कर लिया, बड़ा आसान था। आज हमने क्या पढ़ा? आरएनएस इक्वेशन पढ़ा है, रेट लॉ भी पढ़ा था, सॉरी रेट लॉ भी पढ़ा था। आज हमने आरएनएस इक्वेशन पढ़ा है, इसी को घुमा फिरा के इसी से स्टार्ट हुआ सब कुछ। दोनों तरफ एलएन ले लीजिए, T1 T2 अलग अलग कर लीजिए, डिवाइड कर लीजिए। तो ये इक्वेशन दिमाग में रखने की कोशिश करिए। और कंपैरिजन ऑफ रेट कांस्टेंट विथ और विदाउट कैटलिस्ट है वो आरएनएस इक्वेशन ही है ना, है वो आरएनएस। फिर लर्न कैरेक्टर कोफिशिएंट, ये क्वेश्चन सॉल्व करिए। अब कहता है कि concentration is given to you, instantaneous rate is given to you। तो रेट पता है मुझे, रेट कितनी है? 1.4 into 10 power minus 6 equal to K। K into concentration क्या है? 0.04। So from this K निकाल लेंगे ना? Yes, sir. अगर N25 raised to 1 है तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है? 1। Yes, sir. फर्स्ट पार्ट हो गया। ऑल्सो कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन द कंसंट्रेशन इज दिस। अब K निकाल लिया आपने, रेट इक्वल टू क्या था? K इंटू N25 रेस टू 1, K हमें पता है, इंटू N205 की वैल्यू 1.2 रेस टू 1 हो गया आंसर। व्हाट कंसंट्रेशन ऑफ N205 वुड गिव अ रेट ऑफ दिस? फिर से वही, ये सेकंड हो गया। अब थर्ड करना है, रेट मुझे पता है, रेट कांस्टेंट पता है, फिर बचा क्या?
एक ही इक्वेशन को घुमा फिरा के यूज कर रहे हैं, तो क्या निकालना है? ये तो निकालना है what concentration of N25 would give a rate of this. Done? Yes, sir. Yes. ठीक. Molecularity. It is a theoretical concept. मतलब ये experimental से related नहीं है, ये हमारी imagination है. It is a minimum number of reactant particles, molecules, which collide simultaneously to give products in a single step reaction. Single step reaction, minimum number, simultaneously. इसका हर एक line, हर एक word कीमती है. It is a minimum number of reactant particles, molecules, which collide simultaneously to give products in a single step reaction. कि अगर कोई एक स्टेप में हो रहा है रिएक्शन, तो उसमें कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे होंगे? जैसे अगर मैंने कहा कि H2 plus Cl2 गिविंग HCl है, तो मॉलिक्यूल कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं? बोलो, कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिएक्शन में? 2. पर प्रॉब्लम क्या है, जो हमें दिखता है वो सही नहीं होता. कि हो सकता है कि 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे होंगे और डायरेक्टली मुझे मिल जाता होगा. हो सकता है कि H2 plus Cl2 डायरेक्टली ऐसा नहीं बना होगा, H2 पहले बना होगा, H में बना होगा, फिर Cl2 बना होगा, 2Cl में बना होगा, फिर H और Cl रिएक्शन किया होगा. वैसे हो सकता है. अगर हम आपको कह देते हैं कि ये सिंगल स्टेप में ही है, तो हम बोल देंगे क्या? 2. पर अगर ये पूरा रिएक्शन अगर मल्टीपल स्टेप में हो रहा था, तो हर एक स्टेप की अलग अलग मॉलिक्युलरिटी होगी. अंडरस्टूड? Yes, sir. एक रिएक्शन अगर मल्टीपल स्टेप्स में हो रही है, तो हर एक स्टेप क्या कहलाएगा? सिंगल स्टेप. ओवरऑल रिएक्शन होगी, तो ओवरऑल रिएक्शन को हम लोग मॉलिक्युलरिटी निकाल नहीं सकते, हर एक सिंगल स्टेप की मॉलिक्युलरिटी निकाल सकते हैं. जैसे लास्ट क्लास में समझाया भी था, Rx plus OH minus गिविंग ROH plus X minus. अगर ये एक ही स्टेप में हो रहा है, तो कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 2. तो मॉलिक्युलरिटी क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी. लेकिन अगर यही 2 स्टेप में हो रहे हैं, कैसे हो रहे होंगे? Rx टूट के पहले क्या बना होगा? R प्लस और X माइनस. X minus. फिर R प्लस OH माइनस के साथ मिक्स हुआ होगा, क्या बना होगा? ROH. इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? डेफिनेटली प्रीवियस रिएक्शन जो ओवरऑल रिएक्शन है वो मिल जाएंगे. तो कितने स्टेप में लिखा हमने? एक स्टेप, 2 स्टेप में लिखा ऊपर वाले रिएक्शन को. तो इस स्टेप की मॉलिक्युलरिटी क्या है? कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं उस रिएक्शन में? 1. इसमें कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं? 2. क्योंकि 2 स्टेप में हो रहा था, तो हर एक स्टेप क्या है? सिंगल स्टेप है. उनको ऐड किया तो ओवरऑल रिएक्शन. अंडरस्टूड सब लोग? Yes, sir. तो हर एक स्टेप्स की अपनी अपनी मॉलिक्युलरिटी होती है, ओवरऑल रिएक्शन की कोई मॉलिक्युलरिटी नहीं होती. तो मैं पूछूंगा, अगर ये रिएक्शन 2 स्टेप में हुआ, तो इसकी मॉलिक्युलरिटी क्या है? नॉट डिफाइंड. मॉलिक्युलरिटी इज डिफाइंड फॉर ईच एंड एवरी स्टेप और सिंगल स्टेप. लेकिन फिर भी मैंने नहीं, मुझे तो बताना ही पड़ेगा तुम्हें. हाँ ना से काम नहीं चलेगा. मुझे बताओ मॉलिक्युलरिटी क्या है. तो मॉलिक्युलरिटी अगर ओवरऑल का पूछते हैं, जो 2 स्टेप में हो रहा है, स्टेप 1 स्टेप 2 कर लेते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. जो इन दोनों स्टेप में स्लो होगा ना, उसकी आप मॉलिक्युलरिटी कंसीडर कर लेना, अगर ओवरऑल पूछते भी हैं तो. अगर ओवरऑल रिएक्शन का मॉलिक्युलरिटी पूछते हैं, तो उस स्टेप का कंसीडर कर लेना जो सबसे क्या हो? स्लो हो. तो व्हेन ओवरऑल रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी पूछी जाती है, तो यू हैव टू टेल व्हाट? मॉलिक्युलरिटी ऑफ स्लोएस्ट स्टेप. Yes, sir. अच्छा एक बात बताओ, आप लोगों ने बचपन में रिले रेस किया है? Yes, sir. Yes. किए हो? तो रिले रेस में अलग अलग इंसान दौड़ते हैं, है ना? Yes, sir. जो इंसान स्लो दौड़ेगा, हार जीत का फैसला उसी पे होने वाला है ना. Yes, sir. एक तरह से जो रेट ऑफ रिएक्शन है, स्पीड ऑफ रिएक्शन है, ओवरऑल रिएक्शन है, वो किस पे डिपेंड करेगी? उस स्टेप पे डिपेंड करेगी जो सबसे स्लोएस्ट है. जो ऑलरेडी फास्ट दौड़ रहा है उस पर हम ध्यान देंगे क्या? हमारी नजर किस पे रहेगी? तो सबसे स्लो दौड़ रहे. बोले ग्लूकोज पी लो, पानी पी लो, दौड़ लो थोड़ा तेज. तो हमारा पूरा ध्यान किस पे रहता है? स्लोएस्ट स्टेप पे. स्लोएस्ट स्टेप पे जो सबसे कम दौड़ रहे हैं चीजें, वो.
तो एक रिएक्शन अगर मल्टीपल स्टेप में हो रही है तो हमारा पूरा ध्यान क्या रहेगा, उस स्टेप पे रहेगा जो सबसे क्या हो, स्लोएस्ट हो, slowest, क्योंकि हम चाहेंगे उसी स्टेप को स्पीड अप करना बाय डूइंग सम चेंजेस, तभी तो ओवरऑल रिएक्शन क्या होगा, फास्ट होगा। मान लो फर्स्ट रिएक्शन हो ही नहीं रहा, सेकंड हो पाएगा क्या? no sir, तो फर्स्ट फास्ट करने के लिए जो चीजें जरूरत पड़ेगी वो हम पढ़ेंगे अलग से, लेकिन हमारा ध्यान किस पे रहेगा, स्लो स्टेप पे। तो ओवरऑल रिएक्शन का भी जो मेन मोटिव होती है किस पे ध्यान देना, स्लो स्टेप। slowest, ओवरऑल रिएक्शन मल्टीपल स्टेप में हो रही है, ओवरऑल रिएक्शन अगर सिंगल स्टेप में होगी तब तो मॉलिक्युलरिटी वही हो जाएगी, बट इफ ओवरऑल रिएक्शन अकर्स इन मल्टीपल स्टेप्स और ओवरऑल रिएक्शन का मॉलिक्युलरिटी पूछते हैं, डिफाइंड तो नहीं है, फिर भी किसका यूज करेंगे आप, स्लोएस्ट स्टेप। कितनी थोड़ी सी कॉन्सेप्ट थी, तो डेफिनेशन याद करिए मॉलिक्युलरिटी की। इट इज द minimum number of reactant particles which collide simultaneously to give products in a single step reaction. Two types of reactions are there, single step and multiple step. Yes. Multiple का मतलब 2-3 स्टेप में होते हैं। Molecularity is not defined for complex reaction or multiple step reaction. Molecularity of slowest step of a complex reaction is considered for study of rate of reaction. तो लिखा है rate determining step। अच्छा, मैच विनिंग डिटरमाइनिंग पर्सन कौन होगा? जो रिले रेस का मैच है वो कौन होगा, स्लोएस्ट पर्सन होगा, Yes. मैच डिटरमाइनिंग वही होगा। तो रिएक्शन का भी जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है वो कौन होती है, स्लोएस्ट स्टेप होती है। slowest, ऑर्डर ऑफ अ सिंगल स्टेप और एलिमेंट्री स्टेप इज ऑलवेज इक्वल टू मॉलिक्युलरिटी। आज की क्लास का सबसे प्यारा कॉन्सेप्ट, जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होती है, ऑर्डर क्या होता था, e raised to x b raised to y, तो x plus y is the order। तो ऑर्डर ऑफ अ सिंगल स्टेप और एलिमेंट्री स्टेप इज ऑलवेज इक्वल टू मॉलिक्युलरिटी। मॉलिक्युलरिटी मुझे पता है तो ऑर्डर भी पता है मुझे, किसका, लेकिन सिंगल स्टेप का। ओवरऑल रिएक्शन का कुछ नहीं पता। ऑर्डर ऑफ अ सिंगल स्टेप रिएक्शन इज डिपेंडेंट ओनली ऑन रिएक्टेंट्स, मॉलिक्युलरिटी कैन बी 1 2 3, क्योंकि डेफिनेशन में ही उसका रिएक्टेंट लिखा हुआ है। डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है, रिएक्टेंट। मॉलिक्युलरिटी इज डिराइव्ड फ्रॉम मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। व्हाट इज मैकेनिज्म, स्टेप बाय स्टेप लिखना वो मैकेनिज्म होता है, तो उसी से मॉलिक्युलरिटी डिफाइन होती है। तो मॉलिक्युलरिटी एक हो सकती है, 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो मॉलिक्युलरिटी 2 हो सकती है, 3 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो मॉलिक्युलरिटी 3 हो सकती है। बट जैसे आप 4 मॉलिक्यूल्स पे जाते हैं तो इस सिचुएशन में जो हमने 4 मॉलिक्यूल्स ड्रॉ किया है, कोलाइड करा रहा हूँ, क्या चारों आपस में कोलाइड कर रहे हैं एक साथ? No. तो Yes, sir. कैसे कर रहे हैं? Sir. A is colliding with B and C, but A is not colliding with D ना। yes sir, It is बट not ऊपर वाले केस में correct. और 3 पार्टिकल कर लिया तो साइमल्टेनियसली वो सभी आपस में कोलाइड Well, yes, sir. कर। डेफिनेशन फिर से पढ़ेंगे मॉलिक्युलरिटी का। इट इज द मिनिमम नंबर ऑफ रिएक्टेंट पार्टिकल्स, आधा अधूरा पढ़ेंगे तो गलत कर लेंगे। इट इज द मिनिमम नंबर ऑफ रिएक्टेंट पार्टिकल्स व्हिच कोलाइड साइमल्टेनियसली टू गिव प्रोडक्ट्स इन अ सिंगल स्टेप रिएक्शन। तो 1 2 3 4 होना मुश्किल हो जाता है। फोर्थ भी कर सकते हैं व्हेन यू टेक द फोर्थ पार्टिकल अबव द 3 पार्टिकल्स, बट फोर्थ अटेन करना मुश्किल होता है। तो मोर देन 3 इज व्हाट रेयर। मॉलिक्युलरिटी कभी आपको 3 से ज्यादा नहीं मिलेगी। ऑर्डर कुछ भी मिल सकता है, हाफ, नेगेटिव, कुछ भी मिल सकता है। तो मॉलिक्युलरिटी 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, इंटीजर में ही रहेगा। कभी भी हाफ पार्टिकल कोलाइड नहीं करेगा ना। पार्टिकल इज कोलाइड नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर पे डेफिनेशन है। तो मॉलिक्युलरिटी 4 होना मुश्किल है, हो तो सकता है, 4 होना मुश्किल है, 5 होना उसके बाद तो रेयर ही है। Molecularity of any complex reaction is always written in terms of elementary steps sequentially. So molecularity of each of the steps will be defined, but net molecularity of complex reaction has no meaning. जो मैंने समझाया आपको, डेफिनेशन और जो कंपैरिजन है थ्योरेटिकल वैल्यू है। हमने जो रिएक्शन मैकेनिज्म भी होती है ना, वो इमेजिनेशन है। जो हम डिफरेंट स्टेप्स लिखते हैं वो भी क्या है, इमेजिनेशन है। वो हम लिखते हैं, हम रिएक्शन स्टडी करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, फिर सोचते हैं कि ऐसे होता होगा। तो जो स्टेप्स है वो हमने लिखा, और स्टेप्स लिखा मतलब मॉलिक्युलरिटी भी हमने लिखा। मॉलिक्युलर डिपेंड्स ऑन स्टेप्स। तो मॉलिक्युलरिटी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट हो गई, derived from mechanical mechanism of reaction. It is derived from rate law expression order. It can be 1 2 3, negative or fractional value not possible. It may be 0, negative fraction कुछ भी हो सकता है। It is defined as minimum number of particles taking part in elementary step or single step. It is defined as sum of power of concentration term that appear in rate law.
अब ये देखिए, डेरिवेशन ऑफ रेट लॉ एक्सप्रेशन यूजिंग मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। ये पूरा सेक्शन ही काफी आसान है, सिर्फ समझ लेंगे तो काम खत्म हो गई। अगर ओवरऑल भारतीय देखा जाए, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हमने क्या क्या फॉर्मूले पढ़े बोलो। एक ये फॉर्मूला पढ़ा, रेट ये वाला, ऑफ ये कुछ नहीं है, मोल मोल एनालिसिस है। मोल्स ऑफ ए रिएक्टेड अपॉन ए, मोल्स ऑफ बी रिएक्टेड अपॉन बी, मोल्स ऑफ सी रिएक्टेड अपॉन सी, सी मोल्स ऑफ डी रिएक्टेड अपॉन डी डिवाइडेड बाय टाइम। डिवाइड बाय व्हाट? सेम टाइम, टाइम। कितने टाइम में हुआ ये, वो बस इतना ही। वो मोल मोल एनालिसिस को हमने डिवाइड बाय टाइम कर लिया, सिंपल। इंस्टेंटेनियस। Rate of reaction will depend on the balance coefficient. Individual rate will not depend, but rate of reaction will depend. Factor affecting reaction rate, concentration of reactants and products, temperature depend करेंगे. Effect of concentration, rate equal to K A raised to X B raised to Y C raised to Z Z raised to W. हाँ, सर वो फैक्टर्स अफेक्टिंग में आपने फर्स्ट टू बोला था ना कि वही मेन रहेगा, बाकी के नहीं रहेंगे ना। थर्ड भी ले लो, कैटलिस्ट भी ले लो, है ना। प्रेशर एंड कैटलिस्ट, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, प्रेशर नहीं है, सॉरी प्रेजेंस। प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, ठीक है। तो ये रेट लॉ एक्सप्रेशन हो गई। मैंने बताया था कि रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या बताता है, डिपेंडेंसी ऑफ रेट ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। लास्ट क्लास में डिस्कस भी किया था कि अगर x 0 कर ले तो a बढ़ाओगे तो रेट में फर्क नहीं पड़ेगा। तो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों पे डिपेंडेंट है। यूनिट डिस्कस कर लिया, आरएनएस इक्वेशन डिस्कस किया, एक इक्वेशन है, इस पे न्यूमेरिकल आते हैं। रूल ऑफ कैटलिस्ट डिस्कस कर लिया, कोई पॉजिटिव कैटलिस्ट डिस्कस किया, क्योंकि कैटलिस्ट का लोग मीनिंग समझते हैं कि रेट कम हो जाएगी, रेट बढ़ जाएगी, सॉरी, पर ऐसा नहीं, दोनों हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन कौन सा कैटलिस्ट है। फिर टेमर को डिस्कस किया, फिर मॉलिक्यूलरिटी डिस्कस कर रहे हैं। अब देखिए, समझिएगा पूरा। अब ये केमिकल काइनेटिक्स पढ़ाने का क्या लॉजिक है? केमिकल काइनेटिक्स ऑर्गेनिक का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप रिएक्शन पॉइंट से पढ़ते हैं तो जानना चाहिए, तभी हम पढ़ना में आसान होगा। तो डेरिवेशन ऑफ रेट लॉ एक्सप्रेशन यूजिंग मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन फॉर सिंगल स्टेप, CH3Br प्लस OH माइनस क्या फॉर्म कर रहा है? CH3OH फॉर्म कर रहा है। SN2 पे मत ध्यान देना, सिर्फ आप ध्यान दो रिएक्शन पे। एक ही स्टेप में हुआ, मतलब अगर ये रिएक्शन एक ही स्टेप में हुआ तो कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट किए? 2। एक ही स्टेप में हुआ ना, यस सर। पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अगर 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी? 2। और सिंगल स्टेप के लिए जो मॉलिक्यूलरिटी होती है वही ऑर्डर होता है। ऊपर पॉइंट्स याद कीजिए, यस सर। ये सारे पॉइंट्स पढ़िए। ऑर्डर ऑफ अ सिंगल स्टेप इज ऑलवेज इक्वल टू व्हाट? मॉलिक्यूलरिटी। तो इस रिएक्शन का जो हमने रिएक्शन लिखा, क्योंकि हमने सिंगल स्टेप लिख दिया है, तो सिंगल स्टेप का तो रेट लॉ लिखना काफी आसान है। लिखा डेरिवेशन ऑफ रेट लॉ, तो ऑर्डर भी क्या हो गई? 2। 2। तो रेट लॉ सिंपली क्या होगा? रेट इक्वल टू सम कांस्टेंट के, RL रिएक्टेंट है और NU रिएक्टेंट है। RL रेज टू 1, NU रेज टू 1। RL का मतलब ये CH3Br RL, OH माइनस NU माइनस Br माइनस L माइनस CH3OH RN। अब बोले कि सर इस सब नाम का क्या मतलब है? इसका मतलब है, सबस्ट्रेट का मतलब होता है जिस पे आप काम करते हैं, जिससे आप कुछ बनाना चाहते हैं। तो हम CH3Br से क्या बनाना चाहते हैं? CH3OH बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो CH3Br मेरा सबस्ट्रेट हो गया और CH3OH क्या हो गया? प्रोडक्ट हो गया, ठीक है ना। ना CH3Br से CH3OH बनाना है मुझे, अगर CH3Br से अगर CH3OH बनानी है तो हमने एक रिएजेंट लिया। OH माइनस क्या है? रिएजेंट। रिएजेंट लिया, तो रिएजेंट की हेल्प से हमने CH3Br से CH3OH बनाया। तो CH3Br हमारा सबस्ट्रेट हो गया, NU माइनस हमारा रिएजेंट हो गया, OH माइनस हमारा रिएजेंट हो गया, CH3OH हमारा प्रोडक्ट हो गया, और Br छोड़ के चला गया CH3Br को। नाम बहुत सिंपल सब है। Br ने लीव किया ना CH3Br को, तो Br क्या कहलाएगा? देखो नाम देखो कितना सिंपल है। Br क्या कहला रहा है?
हेलो, लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप छोड़ के दिया तो लिविंग ग्रुप हो गया, सिंपल। सबस्ट्रेट प्लस रिएजेंट गिविंग प्रोडक्ट एंड लिविंग ग्रुप। नाउ इन दोनों को कंबाइंड फॉर्म में, सबस्ट्रेट और रिएजेंट कंबाइंड फॉर्म में आप क्या बोल सकते हैं? रिएक्टेंट्स कह सकते हैं। दोनों कंबाइंड फॉर्म में क्या कह सकते हैं? रिएक्टेंट्स कह सकते हैं। ठीक है, आसान है। यस तो सर। जब सिंगल स्टेप हो तब तो रेट लॉ लिखना काफी आसान है। सिंगल स्टेप हो तो मुझे मॉलिक्युलरिटी पता होगी, मॉलिक्युलरिटी पता होगी तो ऑर्डर भी पता होगा, ऑर्डर पता होगा तो रेट लॉ क्या होती है? के रिएक्टेंट्स रेज टू क्या होती है? ऑर्डर। लिख दिया हमने यहाँ पे। और सिंगल स्टेप में ऑर्डर किस पे डिपेंड करेगा? सिर्फ रिएक्टेंट्स पे। फॉर सिंगल स्टेप रिएक्शन रेट लॉ डिपेंड्स ऑन रिएक्टेंट्स ओनली। आप बोलोगे सर ये कौन सा हाई फाई सेंटेंस दे दिया आपने? बिल्कुल नहीं दिया। सिंगल स्टेप में मॉलिक्युलरिटी पे डिपेंड क्या करेगा? ऑर्डर। मॉलिक्युलरिटी डिपेंड करती है रिएक्टेंट पे, डेफिनेटली ऑर्डर भी डिपेंड करेगा रिएक्टेंट पे सिर्फ। और रेट लॉ डिपेंड करता है ऑर्डर पे, तो रेट लॉ किस पे डिपेंड किया? सिर्फ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट की बात ही नहीं की हमने यहाँ पे। SN2 का फुल फॉर्म लिखा है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमॉलिक्यूलर। नाउ व्हाई इट इज बाइमॉलिक्यूलर? बिकॉज़ मॉलिक्युलरिटी इज व्हाट? 2। अगर यूनिमॉलिक्यूलर लिखते तो मॉलिक्युलरिटी क्या होती? 1 होती। और SN2 का फुल फॉर्म S से सब्स्टिट्यूशन, N से न्यूक्लियोफिलिक, और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाइमॉलिक्यूलर। आसान है, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमॉलिक्यूलर। फिर आप पूछेंगे सर सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक का मतलब क्या है? तो रिएक्शन में क्या हुआ? Br इज सब्स्टिट्यूटेड बाय व्हाट? OH माइनस। OH माइनस। और Br इलेक्ट्रॉन रिच है, सॉरी OH माइनस इलेक्ट्रॉन रिच है, उसको न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। इलेक्ट्रॉन रिच का मतलब क्या हुआ? जो डिफिशिएंट पे अटैक करे। OH माइनस डिफिशिएंट नहीं है, रिच है, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रही है। एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट किया। बोलेंगे सर Br माइनस क्या है? वो भी इलेक्ट्रॉन रिच है, पर वो निकल रहा है और OH माइनस अटैच हो रही है। दोनों में डिफरेंस है, एक का नाम न्यूक्लियोफाइल, एक का नाम न्यूक्लियोफ्यूज। उसी तरह अगर मैं यहाँ पे डेफिशिएंट ले लेता तो इलेक्ट्रोफाइल, और यहाँ पे क्या होता है? इलेक्ट्रोफ्यूज। सिंस वन न्यूक्लियोफाइल इज रिप्लेसिंग अनदर न्यूक्लियोफाइल, तो नाम हो गया सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक। व्हाई इट इज बाइमॉलिक्यूलर? बिकॉज एक ही स्टेप में है, वही RDS होगा, वही सब कुछ होगा, उसकी मॉलिक्युलरिटी 2 है, तो बाइमॉलिक्यूलर। नेम ऑर्डर पे बेस्ड नहीं है, नेम मॉलिक्युलरिटी पे बेस्ड है। फिर डायग्राम बना के दिखा दिया उन्होंने। एक न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है R पे और L टूट के जा रहा है। देखिए न्यूक्लियोफाइल R पे अटैक कर रहा है और L अलग हो रहा है। देखो साफ दिख रहा है ना, ये रिच है, ये डोनेट करेंगे, और लिविंग ग्रुप निकल के जा रहा है तो ये बॉन्ड अपने साथ लेके जाएगा। अपने साथ बॉन्ड लेके जाएगा, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस आएंगे, और प्लस पे क्या अटैक करेंगे? न्यूक्लियोफाइल। अब ये जो सिचुएशन दिखाया उन्होंने, ये क्या दिखाया? एक ऐसी सिचुएशन आएगी जब R L का बॉन्ड ब्रेक होना दिख जाएगा और न्यूक्लियोफाइल का और R का बॉन्ड बनता हुआ दिखेगा। ऑलमोस्ट सेम रहेंगे पर एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, उसी को TS कहते हैं। ये हमारा इमेजिनेशन है कि ऐसे होता होगा। आप न्यूक्लियोफाइल और इसको मिलाएंगे तो आपको प्रोडक्ट मिल जाएगी, पर कैसे हो रहा होगा कि ये बॉन्ड धीरे धीरे टूट रहा होगा और ये बॉन्ड धीरे धीरे बन रहा होगा। उस सिचुएशन को हम लोग TS कहते हैं, ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। ट्रांजिशन स्टेट होती क्या है? ये इमेजिनरी होती है। For complex reaction in which RDS is known, if RDS involves only reactants, only reactant, product or catalyst on reactant side, on its reactant side, that is RDS does not have intermediate on its reactant side, then rate law of RDS equal to rate law of reaction. ये आपको थोड़ा समझाना थोड़ा मुश्किल लगेगा, देखिएगा रिएक्शन समझने की कोशिश करिए, क्योंकि हमने रिएक्शन से ही समझाया। फिर से वही रिएक्शन लिया, RL लिया। हेलो, ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? यस सर। हाँ, तो RL लिया, RL पे न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है तो न्यूक्लियोफाइल लग गया। ये कितने स्टेप में हो रहे हैं? 2 स्टेप में हो रहे हैं। पहले ब्रेक हुआ,
पहले क्या फॉर्म हुआ, सी पे प्लस आया, एल पे माइनस आया। सी पे प्लस, सी पे पॉजिटिव को बोलते हैं कार्बोकेटायन। अच्छा, ओवरऑल रिएक्शन में ये दिख रहा है क्या? ओवरऑल रिएक्शन में कार्बोकेटायन दिख रहा है क्या? धीर? नहीं सर, नहीं दिख रहा, इसमें नहीं दिख रहा। ओवरऑल रिएक्शन, ये ओवरऑल रिएक्शन है, यही मेरा रिएक्शन है, ये रिएक्टेंट्स है, ये प्रोडक्ट है, ये दिख रहा है क्या उसमें? नो सर। नहीं, तो वो नहीं दिख रहा है पर रिएक्शन में बन रहा है, उसको बोलते हैं इंटरमीडिएट। तो देखो कैसे, फर्स्ट स्टेप में वो बना, सेकेंड स्टेप में वो क्या हो गया, कंज्यूम हो गया। सेकेंड स्टेप में कंज्यूम हो गया ना, फर्स्ट स्टेप में बना, सेकेंड स्टेप में क्या हो गया, कंज्यूम। कंज्यूम हो गया। अगर इन दोनों को ऐड करोगे, इन दोनों रिएक्शन को, स्टेप 1 स्टेप 2 को ऐड करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगी ना। यस सर। तो जो कैंसिल हो जा रही है, जो ओवरऑल रिएक्शन में नहीं दिख रहा, उसको लोग क्या बोलते हैं, बोलो? कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट बोलते हैं। ये कार्बोकेटायन है लेकिन इंटरमीडिएट बोलते हैं। Whatever which is formed in one step and consumed in the other step is what carbocation. इंटरमीडिएट। In this case, it is carbocation because C has positive charge. ठीक है, दो स्टेप में हुए, स्टेप 1 स्टेप 2। अच्छा, स्टेप 1 की मॉलिक्युलरिटी क्या है, फटाफट बोलते जाइए। स्टेप 1 की मॉलिक्युलरिटी 1। स्टेप 2 की मॉलिक्युलरिटी 2, है ना? यस सर। स्टेप 1 आरडीएस है, आरडीएस का मतलब सबसे सोचो, है ना? जो मल्टीपल स्टेप में होते हैं वो रिएक्शन किस पे डिपेंड करते हैं, आरडीएस पे या फास्ट वाले स्टेप पे? आरडीएस। तो हम जो फास्ट वाले हैं उस स्टेप को इग्नोर कर देंगे, देखेंगे ही नहीं। तो आरडीएस का मॉलिक्युलरिटी क्या है, 1। आरडीएस की मॉलिक्युलरिटी 1 है। आरडीएस का ऑर्डर भी क्या होगा फिर, 1। रेट लॉ ऑफ आरडीएस क्या होगा, रेट इक्वल टू के आरएल रेस टू क्या हो जाएगी, 1 -1। कोई दिक्कत नहीं। तो लिखा है molecularity of RDS is 1, order of RDS is 1, rate law of RDS क्या होगा, rate equal to K RL raised to 1। ओवरऑल पे क्या दिया अभी हमने, rate equal to K RL raised to क्या लिखा हमने, 1। हेलो, यस सर। क्लियर है सबको? यस रेट सर। के R raised to 1 क्यों लिखा हमने, क्योंकि RDS में रिएक्टेंट एक ही है, लिख दिया हमने। क्या ये रिएक्ट RL इंटरमीडिएट है, क्या ये RL इंटरमीडिएट है? नो सर। नहीं, नहीं है। अगर इंटरमीडिएट नहीं है वो, अगर रेट लॉ ऑफ आरडीएस में, रेट लॉ, ये रेट लॉ है, उसके आरडीएस में अगर इंटरमीडिएट ना हो तो उसी रेट लॉ को हम लोग रेट लॉ ऑफ रिएक्शन बोल देते हैं। बात समझ में आई? यस सर। अगर रेट लॉ ऑफ आरडीएस में इंटरमीडिएट ना हो तो उसको हम लोग आरडीएस कह देते हैं। अच्छा, आरडीएस के रिएक्टेंट साइड में इंटरमीडिएट है क्या? नो सर। नो सर। प्रोडक्ट साइड है, रिएक्टेंट साइड नहीं है। तो वही ऊपर लिखा है देखो, if RDS involves only reactant product or catalyst on its reactant side, that is RDS does not have intermediate on reactant side। अगर intermediate नहीं है RDS में तो RDS का जो रेट लॉ होता है वही रेट लॉ ऑफ रिएक्शन हो जाता है। हाँ, इसमें भी सब्स्टिट्यूशन हुआ ना, L किसे सब्स्टिट्यूट हो गया, NU से, तो ये भी सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक हो गई। पर 1 देखो क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि RDS की मॉलिक्युलरिटी क्या है, 1। तो SN1 नाम हो गया। उसमें RDS एक ही स्टेप में वही रहा था, एक ही स्टेप में अगर हो रहा था वही हमारा RDS हो गया। जब एक ही स्टेप है तो वही RDS, वही सब कुछ होगा ना। तो RDS में पार्टिसिपेट कर रहे तो मॉलिक्युलरिटी क्या हो गई, 2। नाम इज वेरी सिंपल। ग्राफ दिया हुआ है, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम फॉर अबव रिएक्शन। तो पहले 2 स्टेप में हुआ, 2 स्टेप में मतलब 2 पहाड़, 3 स्टेप का मतलब 3 पहाड़, है ना? एक ही स्टेप का मतलब एक पहाड़, 1 हिल। तो रिएक्टेंट से पहले क्या बना,
इंटरमीडिएट बना, फिर वही इंटरमीडिएट पार्टिसिपेट कर रहा है और क्या बना रहा है, प्रोडक्ट बना रहा है। तो जब 2 स्टेप में होते हैं तो कितने ट्रांजिशन स्टेट होते हैं, 2। जब एक ही स्टेप में होते हैं कितने ट्रांजिशन स्टेट होते हैं, 1। एक अगर 2 ट्रांजिशन होते हैं कितने इंटरमीडिएट होते हैं, 1 एटलीस्ट। एक स्टेप दिखाया सब कुछ में, इसे मत देखिएगा, आगे का पार्ट ये मत देखिएगा, ये बताऊंगा आपको तो फिर देखना, इसे मत देखना अभी, अभी फिलहाल के लिए अभी अवॉइड करिए। अब ये देखिए, RDS is having intermediate on reactant side, यहाँ पे उल्टा हो गया, RDS is having intermediate on reactant side, ऊपर क्या था, RDS is On product side. on production but it is not having in the reactant side, simple है ना। उस केस में रेट ऑफ रिएक्शन रेट ऑफ RDS, इस केस में ये एकमात्र टफ क्वेश्चन है जो माना जाता है, जो बिल्कुल टफ नहीं रहेगा। एक रिएक्शन है 2O3 गिविंग 3O2 अकर्स इन 2 स्टेप, स्टेप 1 और स्टेप 2 में हुआ, 2 स्टेप में हुए। फर्स्ट वाला फास्ट है, सेकंड वाला स्लो है। अच्छा, ओवरऑल रिएक्शन में O दिख रहा है क्या, यस सर Yes, sir. कहाँ दिख रहा है बेटा वो, एक O3 है एक O2 है, O कहाँ है, हाँ सर नहीं है नहीं तो O क्या, जो रिएक्शन में नहीं दिखे वो क्या हो, इंटरमीडिएट रिएक्शन के बीच में बनता होगा पर वो कंज्यूम भी हो जाता होगा, तो इंटरमीडिएट है। स्टेप 2 क्या लिखा है, O3 से पहले क्या बना, O2 प्लस O, और फिर वही O दूसरे मॉलिक्यूल से क्या किया, रिएक्शन किया और क्या बनाया, O2। तो अगर मैं फर्स्ट वाला फास्ट कर दूं और सेकंड वाला स्लो कर दूं तो गिवन रहेगा, वो स्लो है फास्ट है मैं नहीं सोचूंगा, दिया रहेगा स्लो है अगर, तो स्लो ये मेरा RDS है, RDS के रिएक्टेंट में साइड में क्या दिख रहा है, Intermediate. इंटरमीडिएट दिख रहा है। तो यहाँ पे मुझे थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, वो थोड़ी सी मेहनत है लेकिन प्रोसीजर वही फॉलो होगी। RDS के रिएक्टेंट साइड में कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 2. दो किसी भी सिंगल स्टेप में मोलिकुलरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पार्टिसिपेटिंग, मिनिमम नंबर ऑफ पार्टिकल्स पार्टिसिपेटिंग, तो मोलिकुलरिटी क्या हो गई, 2. 2। ऑर्डर भी क्या हो जाएगा RDS का, 2. तो रेट ऑफ RDS क्या लिखोगे, सम कांस्टेंट के, जो कांस्टेंट होगा यहाँ पे O(1) O3(1) बिकॉज 1:1 है। यस जो ऊपर किया वही तो कर लिया, कुछ नया किया क्या बताऊं उसका, No, sir. नो Same. सर यहाँ तक तो कोई सेम ही है, लेकिन RDS के रेट लॉ में क्या दिख गया, ओ Intermediate. और रेट लॉ ऑफ रिएक्शन में ओवरऑल रिएक्शन में इंटरमीडिएट नहीं दिखना चाहिए। रेट लॉ ऑफ रिएक्शन, ओवरऑल रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटरमीडिएट्स, तो रेट लॉ ऑफ RDS को क्या हम रेट लॉ ऑफ रिएक्शन ले सकते हैं इस केस में, नहीं सर नहीं ले सकते। प्रीवियस केस में लिया था, यस सर Yes, sir. क्यों लिया था, बिकॉज क्योंकि RDS के इसमें इंटरमीडिएट प्रोडक्ट साइड पर था नहीं, RDS के रेट लॉ में इंटरमीडिएट नहीं आया था, हाँ सर RDS के रेट लॉ में इंटरमीडिएट नहीं आया था, तो उसी को हमने रेट लॉ ऑफ रिएक्शन ले लिया। यहाँ RDS ऑफ रेट लॉ में, RDS के रेट लॉ में इंटरमीडिएट आ गया, तो उसको हम लोग रेट लॉ ऑफ रिएक्शन कंसिडर नहीं कर सकते नहीं करेंगे। Since rate law of RDS involves intermediate, it can't be considered rate law of reaction. Therefore, convert concentration of intermediate in terms of concentration of reactants and products using reversible steps. आप convert करिए कैसे भी, मतलब इस O को हटाइए कैसे भी, रिप्लेस करिए किसी चीज से, ठीक है ना। अब देखिए ये कौन सी इक्वेशन है, देखो यहाँ पे रिवर्सिबल स्टेप है, रिवर्सिबल है कि नहीं, अगर रिवर्सिबल होगा तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होगा, कैसे याद है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यस सर यस सर केमिकल इक्विलिब्रियम बेटा। तो ये KF है, ये KB है, KF अपॉन KB क्या हो गया, KC, KC क्या लिखेंगे, O2 इंटू O अपॉन O3 लिख सकते हैं ना, Yes, sir. केमिकल इक्विलिब्रियम, कुछ नया नहीं बता रहा हूँ। तो जब भी ऐसा सिचुएशन हो कि RDS के रिएक्टेंट साइड में इंटरमीडिएट आ जाए,
उसके साथ ऐसा इक्वेशन देंगे ही वो, तो उसी को फॉलो करनी है। Kc इक्वल टू के अपॉन के बी इक्वल टू के वन अपॉन के टू लिखा, उससे O की एक्सप्रेशन निकाल ली और O को हमने किसमें पुट कर दिया, यहाँ पे। तो इंटरमीडिएट की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में कन्वर्ट करनी है और फिर उसको रेट लॉ ऑफ आरडीएस में पुट कर देना है। क्लियर? यस सर। वेरी इजी, कुछ नहीं है, सिर्फ इतना ही काम था। यहां तक तो कॉपी पेस्ट था। फिर हमने देखा कि आरडीएस के रेट लॉ में इंटरमीडिएट आ गया, तो इंटरमीडिएट की कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिवर्सिबल स्टेप से केसी के इक्वेशन से निकाल सकते हैं। तो केसी इक्वल टू के अपॉन के इक्वल टू के वन अपॉन के टू लिखा, वो निकला, वो को रिप्लेस किया उसमें, फाइनली रेट क्या आ गया, के K3 K1 K2 सब कांस्टेंट है, सबको एक साथ K से डिनोट कर दिया, K इंटू O3 रेस टू 2 O2 रेस टू माइनस 1। 1। अब इस रेट के एक्सप्रेशन में इंटरमीडिएट दिख रहा है क्या? नो सर। क्योंकि हमने रेट लॉ ऑफ आरडीएस के O को रिवर्सिबल स्टेप को यूज करके रिप्लेस कर दिया, उसमें इंटरमीडिएट नहीं दिखेगा, तो नो इंटरमीडिएट इज प्रेजेंट, तो यही हमारा रेट लॉ ऑफ रिएक्शन हो जाएगा। क्लियर है अच्छे से? यस सर। यस सर। दोनों एग्जांपल देखो हार्दिक एक बार। सिंगल स्टेप होता तो सोचना ही नहीं है, सिंगल स्टेप हो तो सोचना ही नहीं है ना, सिंगल स्टेप होगा तो वही मॉलिक्युलरिटी, वही ऑर्डर, वही रेट लॉ। मल्टीपल स्टेप हो तो मुझे देखना पड़ेगा कौन आरडीएस है, मुझे देखना पड़ेगा आरडीएस के रिएक्टेंट साइड में रिएक्टेंट है या इंटरमीडिएट है या प्रोडक्ट है, व्हाटएवर। तो अगर सिर्फ रिएक्टेंट हो, रेट आरडीएस के रिएक्टेंट साइड में इंटरमीडिएट नहीं हो, तब तो कोई टेंशन ही नहीं है, रेट लॉ ऑफ आरडीएस निकालेंगे, उसी को हम क्या बोल देंगे, रेट लॉ ऑफ रिएक्शन बोल देंगे। प्लीज चेक, इसी को देख लो, ये समझ लो अच्छे से, ये एग्जांपल ही समझ लो। ऐसे 4-5 क्वेश्चन है केमिकल काइनेटिक्स के, वो सारे आपके हो जाएंगे।